गांव की बदबू दिल छू लेने वाली कहानी। गांव के सारे काम छोड़कर मैं पूरे दिन बस में सफर करके शहर पहुंची ताकि अपनी बेटी के बच्चे की देखभाल कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, मेरी समधन ने नाक पर हाथ रख लिया और तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अरे बाप रे, ये कैसी बदबू है, उल्टी आने लगी। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपने दामाद को बाहर बुलाया, उसके हाथ में एक बड़ा बोरा थमाया और उसी दोपहर वापस गांव जाने के लिए बस पकड़ ली। लेकिन जब उस बोरे को खोला गया तो मेरी समधन का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वे घबराकर अपने बेटे से बोली, अभी इसी वक्त गांव जाओ और तुम्हारी सासू माँ को सम्मान के साथ वापस लेकर आओ। मैंने पूरी जिंदगी गांव की सादगी भरी दिनचर्या में गुजारी है। सुबह उठकर मुर्गियों को दाना डालना, आंगन बुहारना, सब्जी मंडी जाना और शाम होते होते खेत खलियानों का चक्कर लगाना, यही मेरी दुनिया थी। इस उम्र में मेरी बस एक ही इच्छा थी, शांति से जीवन बिताऊं। लेकिन एक दिन मेरी बेटी का फोन आया। उसकी आवाज़ भर्रा रही थी, माँ, अगले हफ्ते मुझे फिर से नौकरी पर जाना है। बच्ची अभी बहुत छोटी है, अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ जाओ, उसकी देखभाल कर देना। मेरी बेटी की बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने बिना एक पल सोचे खेत खलियान के सारे काम समेट दिए, ज़रूरी सामान बांधा और शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। रवाना होने से एक रात पहले मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं बार बार यही सोचती रही कि शहर में बेटी के घर खाली हाथ कैसे जाऊं। इसलिए मैंने तय किया कि अपने गांव की कुछ चीज़ें साथ ले जाऊं। नए मौसम का सुगंधित बासमती चावल, 2 देसी मुर्गियां, अपने बगीचे की ताजी हरी सब्जियां, थोड़ी सी धनिया और पुदीना, साथ ही कुछ सूखे बांस के कोमल टुकड़े। मैंने सब कुछ बड़े प्यार से एक मजबूत बोरे में रखा, रस्सी से अच्छी तरह बांधा। मन ही मन सोचा, समधन जी खुश होंगी कि गांव से इतना शुद्ध सामान लाई हूँ। गांव से शहर की बस का सफ़र पूरे दिन का था, लंबा रास्ता। ऊपर से मुझे बस में चक्कर भी आते थे, शरीर थककर टूट गया था। लेकिन मन में सिर्फ एक ही उत्साह था, अपनी नातिन को गोद में भरने का, उसके दूध जैसी मीठी खुशबू को महसूस करने का। बस अड्डे पर मेरा दामाद रोहित मुझे लेने आया। वे कम बोलने वाला लड़का था। उसने चुपचाप मेरा सामान उठाया, मुझे कार में बैठाया। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस इतना सोचा कि अब कुछ ही मिनटों में अपनी बेटी और नातिन से मिलूंगी। लेकिन मेरी सारी खुशी घर की चौखट पर पहुंचते ही बिखर गई। मेरी समधन दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नाक सिकोड़ते हुए कई बार सूंघा और बेहद घृणा भरे स्वर में बोली, हे भगवान, ये कैसी बदबू है, मुझे तो उल्टी आने लगी। इतना कहकर भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने मेरी बाह में पकड़े हुए बड़े बोरे की तरफ तिरछी नजर डाली और व्यंग से बोली, लगता है गांव का वही सब सामान उठा लाई हो। इतनी बदबूदार चीजें शहर में कौन लाता है, इस घर में ये सब कैसे चलेगा। उनके शब्द मेरे सीने में तीर की तरह चुभ गए। पूरा दिन का सफर, शरीर की थकान और उस बोरे में भरा मेरा स्नेह, सब कुछ एक ही पल में जैसे मिट्टी हो गया। मेरा चेहरा शर्म और दुख से जलने लगा, लेकिन मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने धीरे से अपने दामाद रोहित को बाहर बुलाया। उसके हाथ में वह बड़ा बोरा थमा दिया, फिर बिना कुछ बोले मुड़ गई और वापस गांव जाने के लिए बस अड्डे की ओर चल पड़ी। माँ रुकिए, पीछे से मेरी बेटी की घबराई हुई आवाज़ आई। मैंने पलटकर देखा भी नहीं। अगर उस पल रुक जाती तो शायद मेरी आंखों से बहते आंसू सबके सामने मेरी बेबसी बता देते। रोहित तेजी से मेरे पीछे आया। माँ जी, कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने पहली बार उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में शर्म थी। बेटा, मैंने धीमे स्वर में कहा, जिस घर की चौखट पर पहुंचते ही इंसान की इज्जत की बदबू आने लगे, वहां मेरे रुकने का कोई मतलब नहीं। इतना कहकर मैं बस में बैठ गई। घर के अंदर अजीब सी खामोशी फैल गई। मेरी बेटी रो रही थी। मम्मी, आपने ऐसा क्यों कहा? माँ तो हमारे लिए इतना सामान लेकर आई थी। समधन ने तुनक कर जवाब दिया,
अरे, मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? पूरे घर में अजीब सी गंध फैल रही थी। रोहित अब तक चुप था। उसने धीरे से कहा, माँ, पहले ये बोरा तो खोल लेते। फेंको इसे बाहर, समधन चिल्लाकर बोली। नहीं, रोहित ने पहली बार अपनी माँ की बात टाली। ये मेरी सासू माँ का प्यार है, इसे बिना देखे कोई नहीं फेंकेगा। उसने बोरे की गांठ खोली। जैसे ही बोरा खुला, पूरे कमरे में बासमती चावल की मीठी खुशबू फैल गई। ऊपर से हरी हरी सब्जियां करीने सी रखी थी। ताजा धनिया पुदीने की महक ने पूरे घर का वातावरण बदल दिया। नीचे तो देसी मुर्गियां अलग बंधी हुई थी और सबसे नीचे एक कपड़े की छोटी सी पोटली थी। रोहित ने उसे खोला। अंदर सोने के पुराने गहने थे। एक मोटी चेन, 2 कड़े, एक जोड़ी झुमके और उनके साथ एक चिट्ठी। सबकी सांसें थम गई। रोहित ने कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़नी शुरू की। रोहित बेटा, ये गहने मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैंने इन्हें कभी नहीं बेचा, क्योंकि सोचा था कि एक दिन अपनी नातिन के काम आएंगे। शहर में बच्चे का खर्च बहुत होता है। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बिना झिझक इन्हें बेच देना, लेकिन मेरी बेटी को कभी एहसास मत होने देना कि उसकी माँ ने अपनी जमा पूंजी उसके लिए दे दी। तुम्हारी सास। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोहित की आवाज़ भर्रा गई। मेरी बेटी जोर जोर से रोने लगी। समधन के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने धीरे से गहनों को छुआ, फिर अचानक सोफे पर बैठ गई। उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। कुछ देर बाद उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, रोहित। जी माँ। अभी इसी वक्त गांव जाओ। उन्होंने आंसू पोंछे और अपनी सासू माँ को सम्मान के साथ वापस लेकर आओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्हें पहली बार समझ आया था, जिसे उन्होंने बदबू कहा था वह दरअसल मिट्टी की खुशबू थी, और जिस बोरे को उन्होंने तिरस्कार से देखा था उसमें एक माँ का पूरा जीवन, उसका त्याग और उसकी आखिरी जमा पूंजी बंधी हुई थी। रोहित बिना एक पल गवाए कार की चाबी उठाकर गांव की ओर निकल पड़ा। शाम ढल चुकी थी। मैं अपने छोटे से आंगन में बैठी टूटी टोकरी में से सब्जी अलग कर रही थी। सुबह शहर से लौटते समय मन इतना भारी था कि रास्ते भर कुछ खाया भी नहीं था। तभी बाहर एक कार आकर रुकी। गांव के लोग हैरानी से देखने लगे। मैंने सिर उठाया। कार से सबसे पहले रोहित उतरा, उसके पीछे मेरी बेटी, गोद में मेरी नातिन और सबसे आखिर में मेरी समधन। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले मेरी समधन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अगले पल उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए। बहन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं स्तब्ध रह गई। शहर में जो महिला मुझे देखकर नाक पर हाथ रख रही थी, वही आज पूरे गांव के सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने आपके कपड़ों की मिट्टी देखी, आपके सफ़र की थकान देखी, लेकिन आपके मन का प्यार नहीं देख पाई। मेरी आंखें नम हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। जिस बोरे को मैंने बदबूदार कहा था, उसमें तो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई थी, आपकी नातिन के लिए आशीर्वाद था, और मैं उसे पहचान ही ना सकी। रोहित ने धीरे से वह पोटली मेरे हाथ में रख दी। माँ जी, ये गहने आपके हैं, इन्हें वापस रख लीजिए। आपकी नातिन को आपकी मौजूदगी चाहिए, आपके गहने नहीं। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बेटा, गहने तो एक दिन किसी बच्चे के ही काम आते हैं। अगर मेरी नातिन के भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़े तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। मेरी बेटी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस समय तुम्हारे लिए कुछ बोल ही नहीं पाई। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटी, रिश्ते लड़ाई से नहीं, समझदारी से बसते हैं। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, मेरी समधन ने उसी समय पूरे गांव के सामने कहा। आज से ये सिर्फ मेरी समधन नहीं, मेरी बड़ी बहन है, और जब तक ये हमारे घर नहीं चलेंगे हम भी वापस नहीं जाएंगे। गांव की औरतों की आंखें भी भर आईं। मैंने अपनी नातिन को गोद में उठाया। उसने मेरी उंगली कसकर पकड़ ली। उसे एक स्पर्श ने दिन भर का सारा दर्द मिटा दिया। मैंने समधन की ओर देखा। उन्होंने झिझकते हुए कहा, इस बार घर चलिए, लेकिन मेहमान बनकर नहीं, उस घर की सबसे सम्मानित सदस्य बनकर। मैंने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी। उस दिन मुझे एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई, गरीबी की मिट्टी से कभी बदबू नहीं आती। बदबू तो केवल घमंड और अपमान की सोच से आती है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।